नमस्कार। यूनियन बजट ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर साल सुनते हैं, है ना? ये वो दस्तावेज है जो तय करता है कि देश का पैसा कहाँ जाएगा और इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो चलिए आज इसी बजट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार बात से शुरुआत करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो बजट शब्द है जिसका हम सब इतना इस्तेमाल करते हैं वो हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका असली संवैधानिक नाम क्या है। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बजट के सबसे बड़े राज को जानेंगे, फिर ये बनता कैसे है उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद इस साल यानी 26-27 के बजट में क्या खास है उस पर नजर डालेंगे, सरकार की नई योजनाएं क्या हैं, और आखिर में बजट से जुड़े कुछ मुश्किल शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव, बजट का सबसे बड़ा राज। अगर संविधान में बजट शब्द का जिक्र ही नहीं है तो फिर इसका असली नाम क्या है? आइए इसकी संवैधानिक पहचान को जानते हैं। तो ये रहा जवाब। इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एएफएस। हमारे संविधान का आर्टिकल 112 ये कहता है कि सरकार को हर साल संसद को एक हिसाब किताब देना होगा, मतलब कितना पैसा आने की उम्मीद है और कितना कहाँ खर्च होगा। और बस इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम सब अपनी रोजमर्रा की भाषा में बजट कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका असली नाम पता चल गया है, पर यह बनता कैसे है? ये 1 रुपए की पूरी यात्रा है। ये समझने की कोशिश है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर देश चलाने के लिए उसे खर्च कहां किया जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप सोचें कि सरकार के पास 3 तिजोरियां हैं। पहली और सबसे बड़ी तिजोरी है कंसोलिडेटेड फंड। सारा टैक्स, सारे कर्ज, सब कुछ इसी में आता है। और हां, इससे 1 रुपया भी निकालने के लिए संसद की हाँ जरूरी है। दूसरी तिजोरी है पब्लिक अकाउंट। ये एक तरह से सरकार का बैंकर वाला काम है, जहां आपका हमारा पीएफ का पैसा, छोटी बचतें रखी जाती हैं। और तीसरी है कंटिंजेंसी फंड। ये समझ लीजिए कि एक इमरजेंसी फंड है, किसी भी अचानक आई मुसीबत से निपटने के लिए। तो ये बजट पास कैसे होता है? ये एक 6 स्टेप की पूरी यात्रा है। सबसे पहले वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, फिर संसद में इस पर एक जनरल डिस्कशन होता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है। संसदीय कमेटियां हर मंत्रालय के खर्च की एक एक चीज को बारीकी से देखती हैं। फिर होती है वोटिंग, जहां लोकसभा तय करती है कि किस मंत्रालय को कितना पैसा देना है। और आखिर में 2 बहुत जरूरी बिल पास होते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल, जो सरकार को पैसा खर्च करने की इजाजत देता है, और फाइनेंस बिल, जो टैक्स से जुड़े बदलावों को कानूनी रूप देता है। इसी वोटिंग के दौरान लोकसभा के पास एक बहुत मजबूत टूल होता है जिसे कहते हैं कट मोशन। इसके जरिए सांसद सरकार की किसी नीति से असहमति जता सकते हैं, खर्च कम करने की मांग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखकर अपनी कोई खास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सरकार को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। तो ये तो हो गई प्रक्रिया की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस साल यानी 2026-27 के बजट में क्या विजन रखा गया है? आने वाले साल के लिए सरकार का ब्लूप्रिंट क्या कहता है? इस साल के बजट का थीम है युवा शक्ति पर आधारित विकास, मतलब फोकस पूरी तरह से युवाओं पर है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, हमारी जो बड़ी युवा आबादी है उसे देश के लिए एक प्रोडक्टिव फोर्स में बदलना। दूसरा, इंडस्ट्री को रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे लाना। और तीसरा, सस्टेनेबल एनर्जी यानी कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों पर जोर देना। ओके, अब 1 नंबर की बात करते हैं जो आप बार बार सुनेंगे, फिस्कल डेफिसिट। इस साल का टारगेट है जीडीपी का 4.3%। अब यह है क्या? बहुत सिंपल है। यह सरकार की कमाई और उसके कुल खर्च के बीच का गैप है। मतलब जो कमी रह जाती है उसे पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी? सरकार का अनुमान है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% रहेगी। ये नंबर दिखाता है कि देश की इकोनॉमी के बढ़ने की उम्मीद कितनी है, जिससे ये भी अंदाजा लगता है कि नए जॉब्स और कमाई के मौके कितने पैदा हो सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो एक साफ ट्रेंड नजर आता है। सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट यानी अपने उधार को साल दर साल कम करने की कोशिश कर रही है। ये एक अच्छा संकेत है जो दिखाता है कि देश बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए नया क्या है? मतलब असल में जमीन पर क्या होने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार काफी जोर दिया गया है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के जरिए माल ढुलाई को सड़कों से हटाकर सस्ते समुद्री रास्तों पर लाने की कोशिश है। सी प्लेन स्कीम से दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और तो और देश में ही शिपिंग कंटेनर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी स्कीम लाई गई है ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े।
हेल्थ और साइंस में भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। बायोफार्मा शक्ति मिशन का मकसद है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जो महंगी दवाएं हैं वो भारत में ही बने। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। साथ ही रेडियोलॉजी और एनेस्थेसिया जैसे स्पेशल फील्ड्स में प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए नए इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण और टैक्स की। एक बहुत बड़ा 20,000 करोड़ का CCUS मिशन शुरू किया जा रहा है, जिससे स्टील और सीमेंट जैसी बड़ी इंडस्ट्री से निकलने वाले कार्बन को कैप्चर किया जाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए पुराने और उलझे हुए टैक्स कानूनों की जगह एक नया सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने की बात कही गई है। और एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 17 जरूरी दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम बजट से जुड़े कुछ ऐसे शब्दों को समझेंगे जो सुनने में तो भारी भरकम लगते हैं, पर असल में काफी सिंपल होते हैं। इसके बाद आप बजट की खबरें आसानी से समझ पाएंगे। घाटा या डेफिसिट शब्द आपने कई बार सुना होगा। फिस्कल डेफिसिट तो हमने देख लिया, सरकार की कुल उधारी, लेकिन एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, और ये थोड़ा चिंता वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि सरकार अपने रोज के खर्च जैसे सैलरी, पेंशन, इन सब के लिए भी उधार ले रही है। और फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट, जो हमें बताता है कि पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने के बाद सरकार को इस साल कितना नया उधार लेना पड़ रहा है। ये 2 शब्द आपको अक्सर चुनावी साल में सुनने को मिलेंगे। इंटरिम बजट एक तरह का मिनी बजट होता है जो चुनाव से ठीक पहले आता है। इसमें कमाई और खर्च दोनों का हिसाब होता है, पर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाता। वहीं वोट ऑन अकाउंट बस कुछ महीनों के जरूरी खर्चों के लिए संसद से एक टेम्पररी इजाजत होती है, जब तक नई सरकार आकर पूरा बजट पेश न कर दे। और आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द, गिलोटिन। नहीं, इसका उस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले गिलोटिन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक संसदीय प्रक्रिया है। जब बजट पर बहस के लिए समय खत्म हो रहा होता है तो आखिरी दिन स्पीकर बची हुई सभी मांगों को बिना किसी और चर्चा के सीधे वोटिंग के लिए रख देते हैं। ऐसा बस समय बचाने के लिए किया जाता है। तो आखिर में एक बात तो साफ है, किसी भी देश का बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। ये उसकी प्राथमिकताओं का एक स्टेटमेंट होता है, एक आईना होता है। तो इस साल के प्लान को देखने के बाद आपको क्या लगता है, 2026 के लिए भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? क्या वो युवा शक्ति है जैसा बजट कहता है, या फिर सस्टेनेबल एनर्जी, या शायद कुछ और? सोचिएगा जरूर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन सारे आंकड़ों के पार आखिर ये बजट कहना क्या चाहता है? और ऐसा लगता है कि इस साल की कहानी पहले से थोड़ी अलग है। इस बजट की नींव एक नई फिलॉसफी पर रखी गई है, 3 कर्तव्य। पिछले बजट्स के कॉन्सेप्ट से हटकर इस बार अधिकार यानी राइट से ज्यादा जोर कर्तव्य यानी ड्यूटीज पर दिया गया है। तो ये कर्तव्य है क्या? ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एक निर्धारित कर्तव्य या जिम्मेदारी, चाहे वो एक इंसान की हो या पूरे देश की। ये इस बात का इशारा है कि सरकार अब चाहती है कि देश के विकास में नागरिक भी एक एक्टिव पार्टनर बने। तो ये है वो 3 कर्तव्य। चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या है। पहला है सस्टेनिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ को बनाए रखना, जिसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। दूसरा है बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, यानी देश की क्षमता बढ़ाना, जिसके लिए बायोफार्मा शक्ति जैसे प्रोग्राम्स हैं। और तीसरा है इक्विटेबल एक्सेस, यानी सबको बराबर मौके देना। और यहीं पर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का नया कॉन्सेप्ट सामने आता है। ठीक है, अब थोड़ी नंबर्स की बात करते हैं। जैसे हम अपने घर का बजट मैनेज करते हैं, वैसे ही एक देश को भी अपनी आमदनी और खर्चों को बैलेंस करना पड़ता है। इसे कहते हैं फिस्कल मैनेजमेंट, सीधे शब्दों में देश की तिजोरी का हिसाब किताब। और ये है मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नंबर है 4.3%। ये है फिस्कल डेफिसिट। आसान भाषा में समझे तो ये सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का गैप है, जिसे उधार लेकर भरा जाता है। यहाँ हमें एक साफ ट्रेंड दिख रहा है जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के 4.4% से घटकर इस साल 4.3% हो गया है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत मामूली सी कमी है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। ये दुनिया भर के रेटिंग एजेंसीज को बताता है कि इंडिया एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन देश है, और इससे ना इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है और महंगाई को कंट्रोल में रखने में भी मदद मिलती है। लेकिन कहानी में 2 और पहलू हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का 1.5% पर होना एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कम उधार ले रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ग्रॉसरी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। हाँ, लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% पर है। इसे आप देश के कुल कर्ज और उसकी सालाना आमदनी का अनुपात समझ सकते हैं।
ये 40% की रेकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म चुनौती बनी हुई है। तो आखिर भविष्य के लिए सरकार अपने बड़े दाव कहाँ लगा रही है? ऐसा लगता है कि फोकस 3 खास एरियाज पर है। पहला दांव है लॉजिस्टिक्स रेवोल्यूशन पर। प्लान ये है कि सामान को सड़क और रेल से हटाकर समुद्री रास्तों से यानी कोस्टल शिपिंग से भेजा जाए। ये ना सिर्फ सस्ता है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है, और इसका सीधा मकसद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है। दूसरा बड़ा बदलाव हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में है। इंडिया अब सिर्फ जेनेरिक दवाइयों के लिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाने से आगे बढ़ना चाहता है और हाई वैल्यू बायोलॉजिक्स बनाना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस अब सिर्फ चिप असेंबल करने से हटकर उन्हें डिजाइन और फैब्रिकेट करने पर है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। और तीसरा दांव शहरीकरण के एक नए मॉडल पर है, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यानी CERs। यहाँ फोकस किसी एक बड़े शहर पर नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों को मिलाकर एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर डेवलप करना है। इससे बड़े महानगरों पर माइग्रेशन का प्रेशर कम करने में मदद मिल सकती है। चलिए अब एक ऐसे बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है, एक नया टैक्स एक्ट जिसका मकसद पूरे सिस्टम को आसान बनाना है। ये कितना बड़ा चेंज है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और उसकी वजह से बहुत सारे कोर्ट केसेस होते थे। अब 60 साल से भी ज़्यादा समय के बाद 2026 में एक नया एक्ट उसकी जगह लेगा जिसका मूल उद्देश्य है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। इसके फायदे 2 हैं। पहला, आसान कानून का मतलब है कम कानूनी झगड़े। दूसरा, इसका मकसद मिडिल क्लास के हाथों में ज़्यादा पैसा देना है जिससे वो ज़्यादा खर्च कर सके और इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। लेकिन हर बड़ी प्लान की तरह इस राह में भी कुछ चुनौतियां हैं। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? 3 बड़ी चुनौतियों पर नजर रखनी होगी। पहली, क्या ये शानदार GDP ग्रोथ वाकई में पर्याप्त नौकरियां पैदा कर रही हैं? दूसरी, किसानों से जुड़े मूल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। और तीसरी, ग्लोबल हेडविंड्स जैसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तेल के दाम बढ़ा सकती हैं जिससे वो 4.3% का डेफिसिट टारगेट खतरे में आ सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, बजट ने नक्शे तो बना दिए हैं, लेकिन क्या इंडिया आगे आने वाले ग्लोबल तूफानों का सामना कर पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। तो इसका बजट की कोर स्टोरी क्या है? वो है फिलॉसफी में एक बिल्कुल क्लियर शिफ्ट। अब तक जो अप्रोच था वो थोड़ा डिफेंसिव था, स्टेबिलिटी एंड कंसोलिडेशन वाला, लेकिन अब गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव, फ्यूचर रेडी ग्रोथ के मोड में जा रही है। ओके, तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम बजट के नए विजन को समझेंगे, फिर नंबर्स पे नजर डालेंगे। उसके बाद 3 बड़े पिवट्स, रोड से आगे, कैश इंसेंटिव से आगे और टैक्स रिबेट से आगे, इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे। और फाइनली इन सबका बिग टेक अवे क्या है। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि द डेटा टेल्स अ स्टोरी, और यहाँ आंकड़े हमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का घाटा थोड़ा सा ही कम हुआ है, 4.4% से 4.3%। डेट टू GDP रेशियो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। लेकिन जो रियल गेम चेंजर है वो है कैपेक्स एलोकेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे खर्च सीधा 9% बढ़ा है, और यही है इस बजट का सबसे बड़ा मैसेज। हाँ, ये नंबर 12.20 लाख करोड़, सही में ये इस बजट का हीरो है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम बात कर रहे हैं बेहतर रोड्स की, नए पोर्ट्स की, हाईटेक प्रोजेक्ट्स की। बेसिकली ये एक मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। और ये बार चार्ट इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, 2025-26 में 11.21 लाख करोड़ था और अब 12.20 लाख करोड़। ये साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पर कितना ज्यादा है। द कमिटमेंट इज रियल। चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े पिवट की। अब फोकस सिर्फ ज्यादा हाईवेज बनाने पर नहीं है, बल्कि अब सवाल है कि हम चीजों को ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा स्मार्टली कैसे बना सकते हैं। इट्स अबाउट शिफ्टिंग गियर्स। पिछले साल फोकस काफी हद तक नेशनल हाईवेज पर था, राइट? भारतमाला प्रोजेक्ट। लेकिन इस साल इन्वेस्टमेंट का फोकस आगे बढ़ रहा है। अब पैसा जा रहा है वाटरवेज और हाई स्पीड रेल जैसे प्रोजेक्ट्स में। तो आखिर ये पिवट क्यों? हम रोड से हटकर दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? वेल, इसका जवाब है सिंपल इकोनॉमिक्स। सोच के देखिए, कई इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स में रोड्स अब सैचुरेट हो रही हैं,
दूसरी तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट यानी पानी के रास्ते माल भेजना रोड से लगभग 40% सस्ता पड़ता है। तो आखिरकार गोल क्या है? ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, जिससे हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स ग्लोबली और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड बिग पिवट। यहां हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शॉर्ट टर्म सपोर्ट, इट्स अबाउट बिल्डिंग परमानेंट कैपेबिलिटीज। तो पहले क्या होता था? PLI स्कीम्स यानी कैश इंसेंटिव्स अभी भी हैं, लेकिन फोकस शिफ्ट हो रहा है। अब गवर्नमेंट सिर्फ कैश देने के बजाय एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने पर ध्यान दे रही है। एक ऐसा माहौल जहां इंडस्ट्रीज अपने आप थ्राइव कर सकें। तो ये इकोसिस्टम बिल्डिंग है क्या चीज़? इसका मतलब है परमानेंट सपोर्ट सिस्टम्स बनाना। हम बात कर रहे हैं R&D फैसिलिटीज़ की, जैसे बायोफार्मा शक्ति स्कीम। हम बात कर रहे हैं लोकल सप्लाई चेन्स को मजबूत करने की। बेसिकली ये सिर्फ एंड प्रोडक्ट को फंड करना नहीं है, बल्कि इनोवेशन की नींव रखना है। लेकिन सवाल वही है, वाई दिस पिवट? डायरेक्ट इंसेंटिव से हटकर इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बिल्डिंग पर इतना जोर क्यों? ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को आसानी से समझा देता है। कैश इंसेंटिव्स आर टेम्पररी, इकोसिस्टम्स आर परमानेंट। बिल्कुल वही बात है। गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यही है नया अप्रोच। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिवट पर। यह मिडिल क्लास के लिए है, लेकिन अप्रोच बिल्कुल नया है। इट्स अबाउट मोर देन जस्ट टैक्स रिबेट्स। पिछले साल फोकस था टैक्स रिबेट्स बढ़ाकर थोड़ी रिलीफ देने पर, लेकिन इस साल गोल बड़ा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीफ, इट्स अबाउट ईज ऑफ लिविंग। और इसके लिए एक नया टैक्स एक्ट लाने की बात हो रही है, ताकि पूरा सिस्टम ही सिंप्लीफाई हो जाए। तो फिर से वही सवाल, वाई दिस पिवट? सीधे सीधे आम आदमी को आर्थिक फायदा देने के बजाय इतना बड़ा लीगल ओवरहॉल करने की क्या जरूरत है? देखिए, इसके पीछे का आइडिया लॉन्ग टर्म है। गोल है टैक्स के सिस्टम को ही पूरी तरह से बदलना, ताकि टैक्स रिलेटेड हैरेसमेंट कम हो, आए दिन होने वाले लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स कम हो। बेसिकली ओवरऑल टैक्स पेयर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। सोच शॉर्ट टर्म रिलीफ की नहीं, लॉन्ग टर्म सिंप्लीफिकेशन की है। तो इन सब चीज़ों का बिग टेक अवे क्या है? इस नई ग्रोथ फिलॉसफी को हम कैसे समझ सकते हैं? चलिए इस नए ग्रोथ मंत्रा को समराइज करते हैं। बेसिकली ये नया ग्रोथ मंत्रा 3 पिलर्स पर खड़ा है। नंबर 1, एफिशिएंट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बनाना। नंबर 2, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स क्रिएट करना। और नंबर 3, सिटीजन्स के लिए ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव करना। इन्हीं 3 चीजों से पूरी स्ट्रैटेजी बनती है। और आखिर में ये बजट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। साफ है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेट कर रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ पर नहीं। वो एक लंबा गेम खेल रही है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया के फ्यूचर के लिए ये सही रास्ता है? We are flipping the script and putting your knowledge to the test. Get ready for the Union Budget Quiz Challenge. So, you follow the news, right? You've seen all the headlines. But do you really know the nuts and bolts of the country's most important financial document? Well, there's only one way to find out. Let's do this. The rules couldn't be simpler. I'm going to show you a question with 4 options. You'll get about 5 seconds to think it over and lock in your answer. Then, bam! We'll hit you with the correct one, and I'll explain why it's the right choice. Oh, and keep a tally of your score as we go. Ready? Let's get started. All right, first up, we're digging into the very foundations of the budget. Our first question is all about the Constitution and, getting the wording just right. Okay, question 1. Consider the following statements regarding the annual financial statement in India. Is it A, it's explicitly mentioned in Article 110, B, it's explicitly mentioned in Article 112, C, it's not mentioned in the Constitution at all, or D, it's just a convention, not actually a constitutional requirement? Go ahead, lock in your answer now. And time's up. The correct answer is B. That's right. The annual financial statement is laid out in Article 112 of the Constitution. So here's a fantastic piece of trivia for you. That word budget that we all use, yeah, it's literally nowhere to be found in the Constitution. The official proper term is the annual financial statement. And just as a little bonus fact, Article 110, that actually deals with money bills, which is a different, though related concept. So, 1 point for you if you got that right. Let's move on to the next one. We're sticking with foundations and tools for now, and this next question is about a really crucial tool that gets used when time is running short. Question 2 is, what is the primary purpose of a vote on account? Is it A, to let the government collect taxes for a short period? B, to authorize withdrawing funds for a few months of spending? C, to pass the full budget during an emergency? Or D,
to approve international treaties. What do you think? Make your choice. And if you chose B, you absolutely nailed it. A vote on account gives the government the green light to spend money just to keep the lights on and keep things running. You know, the easiest way to think about a vote on account is like an advance on the government's allowance. It's basically a grant to cover essential spending. We're talking salaries, ongoing projects, for just a few months until the full budget gets the final sign-off. The key thing to remember is that a vote on account only deals with spending, with expenditure, whereas the full budget covers the whole shebang, spending and taxation. It's just a temporary fix, not the final game plan. Okay, 2 questions down. How's that scorecard looking? We're going to shift gears now and move into economy and schemes. And first up, we've got a question that's really going to test your knowledge of all that budget jargon. It's time to decode the deficit. All right, question 3. Which of the following best describes effective revenue deficit? Is it A, fiscal deficit minus interest payments, B, revenue deficit minus grants for creation of capital assets, C, total expenditure minus total receipts, or D, budgetary deficit plus market borrowings? Okay, this one's a little tricky. Think carefully and lock it in. The correct answer is B. It's the revenue deficit minus the grants used for creating capital assets. Now, this is a tough one, so seriously, bravo if you got it right. This is such an important metric because think about it. Some of the money that goes to the states is actually used to build things like roads, schools, real assets. So by taking those grants out of the equation, the effective revenue deficit gives us a much clearer picture of what's being spent on just day-to-day stuff versus what's being spent on long-term investment. Excellent work! Let's stick with economy and schemes for our next question. This one's all about a major new initiative that's designed to take India's world-famous pharmaceutical industry to the next level. Question 4. What is the primary objective of the Biopharma Shakti initiative? Is it A, to provide free generic medicines? B, to boost domestic production of high-value biologics and biosimilars? C, to set up Ayurvedic colleges in every district? Or D, to regulate prices of essential cancer drugs? Is this about continuing what we already do well, or is it about making a big, innovative leap? Decide now. And the answer is B. It's all about boosting biologics and biosimilars. Now, this is a really crucial strategic move. See, India is already known as the pharmacy of the world for our incredible production of generic drugs. The Biopharma Shakti initiative is designed to push the country up the value chain into the much more complex and high-value world of biopharmaceuticals. We're talking a leap from mass production to truly cutting-edge innovation. All right, we have reached our final question. Let's zoom out from the specific tools and schemes and look at the long-term national vision. This question is about a major infrastructure goal. Here we go, question 5. The Coastal Cargo Promotion Scheme aims to increase the share of coastal shipping to what percentage by the year 2047? Are we aiming for A, 5%, B, 8%, C, 12%, or D, 20%? This is for all the marbles. Make your final guess. And the correct answer is C, 12%. So why is this 12% figure such a big deal? Well, it's a huge part of Vision 2047. The goal is to slash logistics costs all across the country. And the logic behind it is pretty simple. Moving goods by water is way cheaper than by road or rail. So hitting that 12% target would make the entire economy so much more efficient and competitive on the world stage. And that is the end of the quiz. Go ahead and tally up your scores. So, how did you do? Did you get a perfect 5 out of 5? Maybe 3? Hey, even if you only got 1 or 2 right, you've definitely learned some key things about the budget. Let's do a super quick recap of the highlights. So, just to hammer these points home one last time, the official name for the budget is the Annual Financial Statement. A vote on account is a temporary measure for spending only. Effective revenue deficit gives us a clearer look at consumption spending. The Biopharma Shakti scheme is all about leveling up to high-value biologics, and that big goal for coastal shipping is to hit a 12% share by 2047. We have covered a lot of ground today, from constitutional fine print all the way to long-term economic vision. It really goes to show that the budget isn't just a bunch of numbers, it's a document that truly sets the nation's course. And that leaves us with one last thought. Where do you think it should steer us next? Thanks so much for playing along today, and I'll see you in the next Explainer.